नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज आप देख रहे हैं विश्व के महासागर एवं सागरों के विषय में पूरा का पूरा फोकस रहेगा। इसमें ध्यान से सभी चीजों को अच्छे से समझते जाना है और लास्ट में आप देखेंगे तो जितने भी लगभग प्रश्न इसमें से बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे और वो आप लोग अच्छे से उनको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। क्या आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है या प्रशांत महासागर है? सीधा सा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग प्रशांत महासागर को सही कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर की बातचीत करें तो लगभग 126 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर यह विस्तारित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 126 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर यह विस्तारित है। अटलांटिक की बातचीत करें दोस्तों तो 106 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर यह विस्तारित है। हिंद महासागर की बातचीत करें तो लगभग 70 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर यह है। और आर्कटिक महासागर की बातचीत करें तो यह लगभग 7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर है। तो आप देख सकते हैं, संख्या के आधार पर चीजों को आप समझ सकते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा हो सकता है। तो 126 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर वाला सबसे ज्यादा है, इसलिए प्रशांत महासागर को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 126, 106, 70 और 7 कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अगर पहले क्वेश्चन का विश्लेषण हम देखें तो जिसमें प्रशांत के लिए हमने बताया, 126 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अटलांटिक के लिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अटलांटिक के लिए हो गया 106 किलोमीटर स्क्वायर, 106 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार इंडियन ओशन की बातचीत करें दोस्तों, इंडियन ओशन की बातचीत करें तो ये लगभग 70 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर विस्तारित है। और आर्कटिक की बातचीत करें तो आर्कटिक में आप देखेंगे 7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। यहां से हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा जो महासागर होगा वह कौन सा होगा? आर्कटिक होगा। आर्कटिक महासागर को यहां पर समझना है। प्रशांत महासागर देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है। प्रशांत विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इस महासागर में प्रवालों का ज्यादातर विस्तार होता है, इसलिए सर्वाधिक प्रवालों वाला महासागर भी कहलाएगा प्रशांत। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो यहां से चीजों को आप समझ सकते हैं। अटलांटिक की बातचीत करें, तो अटलांटिक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। अगर प्रशांत दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, बड़ा भी है, सबसे गहरा भी है। गहरा इसलिए क्योंकि इसकी अधिकतम जो गहराई है वो 11,033 मीटर के आसपास है। इसका मतलब 11 किलोमीटर गहराई है इसकी, है ना। इसी प्रकार आप यहां पर देखें, इसकी जो आकृति है अंग्रेजी याद रखिए त्रिभुज के आकार की है। कैसी है? त्रिभुज के आकार की। तो यहां से जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, सबसे बड़ा महासागर, सर्वाधिक प्रवालों वाला महासागर, ग्रेट बैरियर रीफ इसमें स्थित है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर, 11,033 मीटर इसकी गहराई है। उस गहराई वाले क्षेत्र का नाम है मेरियाना ट्रेंच। याद रखिएगा दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच नाम है, या फिर इसी को हम चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं। ठीक, अगर हम अटलांटिक की बातचीत करें, अटलांटिक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, दूसरा सबसे गहरा महासागर। इसके अलावा इसकी जो आकृति है अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की भांति है। ठीक, तो ये रहा दूसरे के लिए विश्लेषण। तीसरा आपके लिए है आर्कटिक। आर्कटिक विश्व का सबसे छोटा महासागर माना जाता है और यह चूंकि यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, जो वर्ष भर
अत्यधिक ठंड होने के कारण जमा रहता है, इसलिए इसे हम छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं, हिडन ओशन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है किस महासागर को छुपा हुआ महासागर कहते हैं, तो आर्कटिक महासागर को कहते हैं। आर्कटिक महासागर में जो मग्न तट पाए जाते हैं वो दुनिया के सबसे चौड़े हैं। दुनिया के सबसे चौड़े मग्न तट किस महासागर में पाए जाएंगे, तो उसका नाम होगा आर्कटिक महासागर। ठीक है। हिंद महासागर की बातचीत करें तो हिंद महासागर यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका किसी नाम से जुड़ाव है। तो देखिए इंडिया हमारा देश है और इसी के नाम से इसे हिंद महासागर कहा जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे सिंधु महासागर भी कहा जाता था। ठीक है। इसी महासागर पर ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत ढेर सारे रत्नों की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसे रत्नाकर भी कहा जाता है। रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके विषय में महत्वपूर्ण व्याख्या रही। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सही जवाब मिलेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर मतलब हिडन ओशन किसे कहते हैं? हिडन ओशन किसे कहते हैं? तो यहां पर आप सभी लोग बता सकते हैं कि हिडन ओशन कहा सकता है डी ऑप्शन को, आर्कटिक महासागर को। ठीक है। प्रशांत महासागर जिसकी आकृति त्रिभुज के आकार की है, अटलांटिक महासागर जिसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की भांति है, हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता है, रत्नाकर कहते हैं, और आर्कटिक महासागर को छुपता हुआ महासागर या हिडन ओशन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो सही जवाब हुआ डी ऑप्शन हुआ। डी ऑप्शन को सही करें। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति वाली है? किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति वाली है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप सभी लोग इन चारों ऑप्शंस में से एक सही उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे। तो इसमें प्रशांत महासागर को सही करना है। कौन सा सही होगा? प्रशांत महासागर इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा बातचीत करते हैं प्रवाल भित्ति के विषय में। देखिए जो प्रवाल होते हैं उन्हें हम कोरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरल कहते हैं। और प्रवाल महासागरों में समूह में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें महासागरीय वर्षा वन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए, वर्षा वन भी कहा जाता है। प्रवाल महासागरों में पाए जाने वाला सेलिन क्रेटा संघ का जीव है। याद रखिए सेलिन क्रेटा संघ का जीव है, जिसमें अस्थिपंजर जो होते हैं, याद रखिए अस्थिपंजर मतलब कंकाल हो गए, अस्थिपंजर मतलब कंकाल हो गए। इन कंकालों के जमाव से एक दीवार की संरचना होती है जिसे हम क्या कह सकते हैं? याद रखिएगा बैरियर रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बैरियर रीफ कहते हैं। अब प्रवालों से भरा हुआ जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। ठीक, प्रशांत महासागर इसका सही जवाब होगा। प्रवालों के द्वारा निर्मित जो झीलें होंगी, देखिए क्या होता है, प्रवाल किसी द्वीप के चारों तरफ इस प्रकार से घेरा करके एक दीवार सी संरचना बना लेते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई सामान्य रूप से द्वीप है तो उसे एटॉल द्वीप कहेंगे, या इसी को प्रवाल द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एटॉल द्वीप फुराफुटी है। याद रखिएगा क्या नाम है? फुराफुटी एटॉल है। इसको भी आप लोगों को समझना है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ कौन सी है? तो उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखिएगा कहां पर स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। इसको भी आपको समझना है। 1990 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है दोस्तों? 1990 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये रहा इसका जवाब। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों, अगर विश्व के 4 बड़े महासागरों को हम रखें तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? प्रशांत नहीं है, कि अटलांटिक नहीं है, कि हिंद महासागर नहीं है, या भूमध्य सागर नहीं है? सोचिए, जवाब देना है। देखिए प्रशांत को तो मैंने अभी बताया
126 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 126 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर माना जाएगा। 106 किलोमीटर, 106 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। अटलांटिक का 70 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ये हो गया हिंद महासागर का। अब भूमध्य सागर का तो देखिए यहाँ पर नाम नहीं है ना महासागर में, इसलिए डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। भूमध्य सागर का प्राचीन नाम टेथिस सागर था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेथिस सागर था, टेथिस सागर था। और ये टेथिस सागर का एक सिर्फ और सिर्फ अवशेष मात्र बचा है भूमध्य सागर, जो अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर अफ्रीका है और इधर क्या है, यूरोप है। तो जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्थित है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, भूमध्य सागर की चाबी किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर की चाबी जिब्राल्टर को कहते हैं, जिब्राल्टर को कहते हैं। तो भूमध्य सागर दैट इज अ पार्ट ऑफ ओशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ ओशन, यहां पर आपको समझना है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही करें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है मेरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। तो दोस्तों मेरियाना ट्रेंच किस महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच है? ट्रेंच का मतलब होता है खाई। ठीक है, यहां पर थोड़ा समझिए कि जैसे महासागर है, महासागर इस प्रकार से हुए, महासागर कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। यहां पर आपको समझना है, जब महासागर का पहला वाला छोर हम लोग देखते हैं, यानी महाद्वीप का वह हिस्सा जो महासागरी जल से क्या हो, घिरा हो, महासागरी जल से क्या हो दोस्तों, घिरा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे, अर्थात महाद्वीपीय मग्नतट इसे कहेंगे। महाद्वीपीय जो मग्नतट होता है, इसमें ढेर सारे समुद्री किनारे होते हैं, समुद्री किनारे होते हैं, जिसे सी बीचेस कहा जाता है, सी बीच कहा जाता है। भारत की बातचीत करें तो भारत में ढेर सारे समुद्री किनारे, सी बीचेस हैं। गोवा बीच का तो नाम सुने ही होंगे, ये तो सब लोग सुनते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए एक है मरीना बीच, मरीना बीच हो गया, मरीना बीच ये तमिलनाडु में है। पुम्पुहार बीच, पुम्पुहार बीच ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, इसी प्रकार से अक्सा बीच हो गया, अक्सा बीच हो गया, जुहू बीच हो गया, जुहू बीच हो गया दोस्तों। तो ये दोनों बीचेस कहां पर है? तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये मुंबई में है, मुंबई तट पर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये आपका मग्नतट वाला मामला रहा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला मामला रहा। समुद्री जीवों के लिए ज्यादातर जो समुद्री बायोम होता है, सी यानी मैरीन जो बायोम होता है, जो जीव जंतुओं का आहार होता है, भोजन होता है, वो सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मग्नतट पर ही पाए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। इसलिए महाद्वीपीय मग्नतट को समुद्री जीवों का किचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? किचन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो भाग है, इसमें आप देखेंगे ढाल ज्यादा है। महासागर का वह भाग जो अत्यधिक ढाल वाला हो, इस क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं कि जीव जंतु घूमने टहलने के लिए आते हैं। इसे समुद्री जीवों का पर्यटन स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यटन स्थल भी कहते हैं। तीसरा देखिए मैदान के रूप में है, यहाँ पर जीव जंतुओं के कंकाल इकट्ठा रहते हैं, इसीलिए इसे समुद्री जीवों का कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, इसको भी याद रखना है। महासागरों का जो सबसे गहरा भाग होता है उसे हम समुद्री खाई कहते हैं या फिर ट्रेंच कहते हैं। क्या कहेंगे? समुद्री खाई कहेंगे या फिर ट्रेंच कहेंगे। तो अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेरियाना ट्रेंच निम्नलिखित में किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है या सबसे गहरा गर्त स्थित है? तो इसमें सही जवाब है आपका प्रशांत महासागर। इसकी जो गहराई है 11,033 किलोमीटर है, 11,033 किलोमीटर इसकी गहराई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां, ऑप्शन ए इज राइट। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, अवरोही का मतलब दोस्तों यहां पर याद रखिएगा बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर आपको यहां पर ध्यान देना है।
तो अवरोही क्रम में आपको समझना है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरे में है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये बी ऑप्शन में हो गया। सी ऑप्शन में प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक और हिंद दिया है, और डी ऑप्शन में प्रशांत, आर्कटिक, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर दिया है। दोस्तों इसके लिए सीधा सीधा सा हमें काम ये करना है कि सभी महासागरों का टोटल क्षेत्रफल लिख दें। अगर हम सभी महासागरों का टोटल क्षेत्रफल लिख दें तो यहाँ पर देखिए 126 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो गया, ये प्रशांत का हो गया। अटलांटिक की बातचीत करें तो अटलांटिक 106 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। हिंद महासागर की बातचीत करें तो 70 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो गया, और 7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर आर्कटिक का हो गया। तब आप ही बताइए 126, 106, 70 और 7, तो यही तो सही जवाब है। ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वें का ए ऑप्शन आपका राइट है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। देखिए महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है, तो ये चीज आपको समझना है कि आखिर वो कौन सी गहराई है। तो देखिए प्रशांत की बातचीत करें, अटलांटिक की हो गई, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं। इंडियन ओशन की बातचीत करें तो ध्यान दीजिए प्रशांत की सर्वाधिक जो गहराई है वो 11,033 मीटर के आसपास है, ठीक है। कितना है? 11,033 मीटर। अटलांटिक की बातचीत करें तो 8,800 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। इंडियन ओशन की बातचीत करें तो 7,500 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे गहरा कौन सा हुआ? सबसे गहरा हुआ डी ऑप्शन। इसका मतलब यह है कि यह प्रशांत में स्थित है और मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाएगा, मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों इस बात को सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मेरियाना ट्रेंच इसका सही जवाब होगा, ठीक है। या इसी को हम चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं, चैलेंजर ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। इसको आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का सही जो जवाब हुआ वह डी ऑप्शन हुआ। डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि महासागर से संबंधित ही ढेर सारे प्रश्न हैं, और यहां से अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो छुपता हुआ महासागर हो, एस आकृति वाला महासागर हो, त्रिभुज की आकृति वाला महासागर हो, सबसे बड़ा महासागर हो, सर्वाधिक मग्न तट वाला महासागर हो, सर्वाधिक प्रवालों वाला महासागर हो, ये जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये सभी प्रश्न इसमें से आप लोगों को समझाए गए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9वें की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर, 9वें में हम लोग देखते हैं, 9वां प्रश्न आपके सामने है, महासागर की औसत गहराई क्या है दोस्तों? औसत गहराई देखिए 3,300 मीटर है, 3,800 मीटर है, या 4,300 मीटर है, या 4,800 मीटर है। तो औसत गहराई की बातचीत करें तो सी ऑप्शन को राइट करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? अभी अभी देखिए हमने बताया कि विश्व का सबसे जो चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है वह आर्कटिक महासागर में। किस महासागर में दोस्तों? आर्कटिक महासागर में है। तो डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। मग्न तट का यहां पर मतलब देखिए क्या होता है। मग्न तट को अंग्रेजी में कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो औसत गहराई होती है वो 200 मीटर तक होती है। कितनी होती है दोस्तों? 200 मीटर तक होती है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो ढाल होता है वो 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच में होता है। 1 डिग्री के बीच, याद रखिए 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच में होगा। इस महातट पर ही आपको समुद्री किनारे मिलेंगे, समुद्री किनारे मिलेंगे, समुद्री किनारे जिन्हें हम सी बीचेस कहते हैं। और समुद्री किनारों पर आप देखेंगे, समुद्री किनारों पर आप देखेंगे तो पर्यटन के लिए दोस्तों एक बहुत ही शानदार अवसर होता है
दुनिया भर में बहुत से बीचेस हैं, मैंने बताया भारत में मरीना है, पूंपुहार बीच है, अक्सा बीच है, चौपाटी बीच है, जुहू बीच है, गोवा बीच है। दुनिया के अगर हम बीचेस की बातचीत करें तो अमेरिका में एक बहुत ही शानदार बीच है जिसका नाम है मियामी बीच, ठीक है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बीचेस में वो आता है। इसके अलावा भी मैंने बताया कि महाद्वीपीय जो मगरतट होता है उसमें फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा ज्यादा होती है। फाइटोप्लैंक्टन, अब ये देखिए एक नया शब्द आपके सामने आ गया, फाइटोप्लैंक्टन किसे कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम स्थल की बातचीत करें तो स्थल में जो भी जीवित जीवधारी पाए जाएंगे उनको पहले दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी होगी प्लांट वाली, एक कैटेगरी होगी प्लांट वाली, और जो दूसरी कैटेगरी होगी वो जंतु वाली होगी, यानी आप देखेंगे एनिमल वाली हो गई, ठीक है, एनिमल वाली हो गई। तो जो प्लांट वाली कैटेगरी है उसे हम कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा कहते हैं, ये उत्पादक की भूमिका में होते हैं, उत्पादक की भूमिका में होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसीलिए इनको हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं, स्वपोषी भी कहते हैं। वहीं एनिमल की अगर हम बातचीत करें तो इन्हें कहते हैं फौना। क्या कहेंगे दोस्तों? फौना कहेंगे। जो फौना होते हैं ये उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अर्थात ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फ्लोरा पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इनको हम लोग परपोषी भी कहते हैं। परपोषी मतलब अपना पोषण दूसरे पर आश्रित होकर करें। तो स्थल में जो प्लांट पाए जाते हैं उन प्लांट को फ्लोरा कहेंगे, और जो जंतु पाए जाते हैं उनको हम फौना कहेंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर हम महासागरों की बातचीत करें तो महासागरों में जो जीवधारी पाए जाएंगे, महासागरों में जो जीवधारी पाए जाएंगे उन जीवधारियों को हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक होगा वेजिटेशन, एक हो गया वेजिटेशन हो गया, और दूसरा हो गया मैरीन क्रीचर, ठीक है। तो जो वेजिटेशन होता है उनको हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। अच्छा, जो दूसरे होते हैं उन्हें कहते हैं जूप्लैंक्टन, उन्हें जूप्लैंक्टन कहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन हो गया, जूप्लैंक्टन हो गया, इन दोनों को आपको समझना है। जो वेजिटेबल यानी वेजिटेशन वाले होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, वो भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं, और इन भोज्य पदार्थों को ग्रहण कौन करते हैं? तो जूप्लैंक्टन ग्रहण करते हैं। इसीलिए फाइटो को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक तरह से स्वपोषी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ इनको परपोषी कह सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन महाद्वीपीय मग्नतट पर पाए जाते हैं, और जब महाद्वीपीय मग्नतट पर पाए जाएंगे, महाद्वीपीय मग्नतट पर पाए जाएंगे, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर समुद्री जीव जंतु खाने पीने के लिए हमेशा बने रहेंगे। इसलिए महाद्वीपीय मग्नतट को समुद्री जीवों का किचन भी कहा जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। सोचिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। कुछ इस प्रकार से ये नॉर्थ अमेरिका का मैप हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया दोस्तों, यहां पे हमने लिख दिया नॉर्थ अमेरिका। अब आप सभी लोग बताइए कि आखिर कौन सा महासागर इससे स्पर्श नहीं करता? उत्तरी अमेरिका के अगर उत्तर में देखेंगे तो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन हो गया, ये नॉर्थ में हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, ये ईस्ट में आपको मिलेगा। इसी तरह वेस्ट में अगर हम लोग देखें, वेस्ट में तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन मिलेगा, ये वेस्ट में हो गया। तो कौन सा महासागर इससे स्पर्श नहीं करता? तो ये आपका सीधा उत्तर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। सी ऑप्शन अर्थात इंडियन जो ओशन है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श ही नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? बताइए दोस्तों,
क्या प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक है या फिर हिंद महासागर है? अगर हम एशिया महाद्वीप की बातचीत करें तो एशिया महाद्वीप में आप सभी लोग जानते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, रूस एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप में आता है और कुछ भाग किस में आता है, एशिया में आता है, इसीलिए इसे यूरेशियन कंट्री कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एशिया द्वारा अवरोधित है, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में देखिए कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, आर्कटिक महासागर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वैसे प्रशांत महासागर की बातचीत करें तो प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है, तो उत्तर में पूछ रहा है, पूर्व में तो पूछ नहीं रहा है। अटलांटिक की बातचीत करेंगे दोस्तों तो अटलांटिक की किसी भी प्रकार की सीमा एशिया महाद्वीप से लगती ही नहीं है, इस बात को भी समझना है। हिंद महासागर की लगती है तो हिंद महासागर दक्षिण में है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है, इसलिए इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? ठीक है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका और इधर की तरफ देखिए एशिया है। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई ना कोई महासागर होगा जो उत्तरी अमेरिका के एक ओर और एशिया के एक ओर यहां पर स्थित होगा। यहां पर प्रशांत महासागर को अगर हम रख दें, ये नॉर्थ अमेरिका के साथ देखिए सीमा बनाता है और एशिया महाद्वीप के साथ भी सीमा बनाता है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह प्रशांत महासागर होगा। ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो देखिए पश्चिम की बातचीत करें तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसका ये उत्तरी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया। अब यहां पे समझिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? देखिए पश्चिम में कौन सा यहां पर है, पैसिफिक ओशन हो गया, तो पैसिफिक ओशन को सही कर दीजिए। प्रशांत महासागर को अगर उत्तर में पूछे तो आर्कटिक महासागर हो गया। एक क्वेश्चन है, देखिए कई जवाब आपको मिल रहे हैं, आर्कटिक हो गया। पूर्व में पूछे तो अटलांटिक ओशन हो गया, है ना। तो कुल मिला के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। ए ऑप्शन को राइट करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, किस महासागर में पाई जाती है? देखिए जो प्रशांत महासागर, मान लीजिए कि ये हो गया एशिया, इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया, इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, ये चार बड़े महाद्वीप हो गए। अब इन चारों महाद्वीपों के बीच में जो ये महासागर है, इस महासागर को कहते हैं पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर कहते हैं। अब कह रहा है कि किस महासागर में रिंग ऑफ फायर का निर्माण होता है। तो रिंग ऑफ फायर का मतलब पहले समझिए, रिंग ऑफ फायर का पहले मतलब समझिए कि प्रशांत महासागर के किनारे किनारे जो ये महाद्वीप है, तो ये हो गए महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट हो गए दोस्तों। इधर ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई यानी अमेरिकन महाद्वीपीय प्लेट, और इधर हो गई एशिया और ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीपीय प्लेट, और ये प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर ढेर सारी एनर्जी जनरेट होगी। जब एनर्जी जनरेट होगी तो इस एनर्जी के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो चट्टानें होंगी वो गर्म गलित स्वभाव में हो जाएंगी। गर्म गलित स्वभाव में हो जाने के कारण उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और उसी को हम मैग्मा कहते हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानें गर्म गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं।
अब ये चूंकि हीट है ना, हीट अगर बाहर नहीं निकलेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हीट का निकलना बहुत जरूरी है। तो ये जो पिघला हुआ पदार्थ है वो तेजी के साथ बाहर निकलता है। जब निकलता है दोस्तों तो यहाँ किनारे किनारे आप देखेंगे ढेर सारे जो है ज्वालामुखी फटते हुए समझ में आते हैं। रात्रि के समय इस नजारे को सैटेलाइट में अगर रखा जाए, सैटेलाइट के माध्यम से देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ अग्नि का एक वलय दिखता है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ये किस महासागर में बनता है? इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। कौन सा होगा दोस्तों? प्रशांत महासागर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें थोड़ा समझिए कि रिंग ऑफ फायर। चलिए भाई, रिंग ऑफ फायर ये क्या है? ये एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है जो एक विशेष श्रेणी में पाया जाता है, श्रेणी में पाया जाता है, जलती हुई स्वभाव में होता है, जलते हुए स्वभाव में होता है, जलते हुए स्वभाव में होता है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं दोस्तों। और ये रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, तो ज्वालामुखी देखिए शब्द आया, ज्वालामुखी को हम पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊष्मा है वह ज्वालामुखी के माध्यम से ही बाहर उत्सर्जित होती है, जिससे हमारी पृथ्वी एक बम का गोला बनने से बच जाती है ना। अगर यह ज्वालामुखी ना फटे तो वह ऊर्जा या वह जो ऊर्जा है या ऊष्मा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में रह जाएगी और हमारी पृथ्वी में बहुत ज्यादा समस्या आ सकती है। इसलिए समय समय पर ज्वालामुखी के माध्यम से जो हीट है, इंटरनल हीट है, दैट इज एक्सक्रीटेड इन द अर्थ सरफेस। जब ये अर्थ सरफेस पर उत्सर्जित होती है तो उससे हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होने से बच जाती है। इसीलिए ज्वालामुखी को सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। और जो ये सेफ्टी वॉल्व होता है इसी को आपको समझना है, ये हमारे लिए और किस प्रकार से फायदेमंद है। तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, वो महत्वपूर्ण पदार्थ जब बाहर निकलते हैं तो उससे हमें तमाम तरह की धात्विक चीजें यानी मेटालाइट जो चीजें होती हैं और नॉन मेटालाइट मतलब आधात्मिक चीजें मिलती हैं, जो हमारे लिए खनिज संसाधन का कार्य करती हैं। ठीक, तो इसलिए हमारे लिए क्या है? एक संपदा भी है। दूसरी बात यह है कि इससे हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और इस जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग करके हम विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए फायदेमंद बात रही। सेफ्टी वाल्व हो या फिर महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हो या फिर हमें जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त होती है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरी तरफ सेफ्टी वाल्व जो है, जिसे हम ज्वालामुखी भी कहते हैं, ज्वालामुखी हमारे लिए एक आपदा का भी विषय है, क्योंकि इसके विस्फोट से वहां पर भूकंप की स्थिति आ जाती है, उस क्षेत्र में आग लग जाती है, जिससे अपार जनधन की क्षति होती है। इस प्रकार के आपदा से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा एनडीएमए एक्ट 2005 इसको पूरे देश में लागू किया गया, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को पूरे देश में लागू किया गया। और इसमें देखिए 3 चरणों में इसे लागू किया गया। एक है एनडीएमए, दूसरा है एसडीएमए और तीसरा है डीडीएमए। ठीक है, डीडीएमए। तो एनडीएमए का जो चीफ होता है, मेन होते हैं, हेड होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जिसे हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके मुखिया चीफ मिनिस्टर होंगे। और डीडीएमए का मतलब है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके मुखिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर साहब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15वां का उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है भाई? अटलांटिक की बातचीत हो रही है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना है, प्यूर्टो रिको है, सुंडा है या फिर जावा है? सभी लोग बताइए।
मेरियाना ट्रेंच की बातचीत करें, मेरियाना ट्रेंच आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक। सुंडा और जावा की बातचीत करें तो ये दोनों इंडियन ओशन से संबंधित हैं, इंडियन ओशन के ये गहरे गर्त हैं। ठीक है, सही कौन सा होगा? प्यूर्टो रिको ट्रेंच। प्यूर्टो रिको जो ट्रेंच है ये वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16वां, बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। ठीक, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17वें पे चलते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? वर्तमान भूमध्य सागर को किस महासागर का प्राचीन अवशेष माना जाता है? तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि क्या टेथिस महासागर होगा, आर्कटिक महासागर होगा, अटलांटिक महासागर होगा या प्रशांत महासागर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को देखिए टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो ए ऑप्शन को सभी लोग सही करिए। इसी भूमध्य सागर पर एक द्वीप है सिसिली, सिसिली द्वीप है। सिसिली के पास में ही एक और द्वीप है जिसका नाम है लेपारी। ये दोनों द्वीप पर अधिकार है इटली के, याद रखिएगा दोस्तों, इटली के। सिसिली पर तो एटना ज्वालामुखी है, एटना ज्वालामुखी है दोस्तों। और अगर हम यहाँ लेपारी की बातचीत करें तो इसमें स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली एक एक्टिव ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसमें से सल्फर हमेशा जलती हुई अवस्था में बाहर निकलती रहती है। इस कारण भूमध्य सागर में प्रकाश बना रहता है, यानी जलती हुई जो गंधक होती है वो बर्निंग स्टार की तरह बाहर निकलती है। रात्रि के समय भूमध्य सागर में देखने पर ऐसा लगता है कि कोई प्रकाश स्तंभ है, कोई एक लाइट का खंभा है जिससे प्रकाश मिल रहा है। इसीलिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस बात को यहाँ पर आपको नोट करना है, याद करना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? टेथिस सागर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। देखिए प्रशांत की जो सर्वाधिक गहराई है वो 11,033 मीटर है। ठीक है, अटलांटिक की बातचीत करें तो लगभग 8,800 मीटर के आसपास है। हिंद महासागर 7,500 मीटर के आसपास है। आर्कटिक बचता है तो डी ऑप्शन को सभी लोग लगाइए। डी ऑप्शन आर्कटिक महासागर, जिसे छुपा हुआ महासागर कहते हैं, सर्वाधिक मग्न तट वाला महासागर कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागर कहते हैं। इसी प्रकार से ये बर्फीला महासागर भी है, साल भर बर्फ से जमा रहता है तो बर्फीला महासागर भी कह सकते हैं। तो आर्कटिक महासागर के लिए जो उत्तर होगा उसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके लिए है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? हिंद, प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण प्रशांत। सोचना है दोस्तों। देखिए द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग की बातचीत हो रही है, तो यहां पर आप इधर की तरफ आप देखिए तो पूरा यूरोप है दोस्तों, और इधर की तरफ आप देखिए तो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, अब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है अटलांटिक ओशन, वो भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन का ही, उत्तरी अटलांटिक महासागर। कहा जाता है कि यूरोप से ही ज्यादातर लोग उत्तरी अमेरिका में जाकर बस गए, और जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बस गए तो उनका जो लगाव है, एक तरह से जो कल्चरल जो एक तरह से कनेक्शन रहा या फिर इम्पैक्ट रहा, वो यूरोप से रहा। ठीक है, तो इसलिए यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में हमेशा आना जाना बना रहता था। इसीलिए इसे हम द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग के नाम से जानते हैं। इसे हम जीटी मार्ग के भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटी मार्ग भी कहते हैं, यानी ग्रांड ट्रक मार्ग भी कहते हैं। हालांकि ग्रांड ट्रक जो रोड है वो भारत में है, लेकिन यहाँ पर जो जीटी महामार्ग की बातचीत हो रही है
या द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग की बातचीत हो रही है, वो उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, यूरोप से चलने वाला जो एक जहाज था, आपने नाम सुना होगा, उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, टाइटैनिक। क्या नाम था? टाइटैनिक जहाज। सोचिए, इधर से ही अमेरिका की तरफ आ रहा था। तो ये जो मार्ग है बहुत ही ऐतिहासिक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग कहते हैं। ठीक, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को ध्यान समझिए। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? बरमूडा जो ट्रायंगल है वो किस महासागर में है? उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत और दक्षिण प्रशांत। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल की अगर हम लोग बातचीत करें तो बरमूडा ट्रायंगल एक प्रकार का रहस्यमय क्षेत्र है, रहस्यमय क्षेत्र है। ठीक है, इसके विषय में कहा जाता है कि जब ये अमेरिका के, हाँ, चूंकि इसकी जो लोकेशन अमेरिका के दक्षिण में है, तो इस मार्ग से होकर अमेरिका के कुछ जहाज गुजरे और वो जहाज अचानक जो है गायब हो गए। जब गायब हो गए तो अमेरिका ने पूरा का पूरा जो आक्षेप था वो रूस के ऊपर लगाया और रूस ने मना किया कि भाई हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। बाद में कुछ ऐसी और घटनाएं घटी जिसके बाद इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि आखिर समुद्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार की रहस्यमय घटनाएं घटित हो रही हैं। तो जब अध्ययन किया गया तो देखिए पाया गया कि ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका दोस्तों। इस नॉर्थ अमेरिका में यहां पर आपको ध्यान देना है, नॉर्थ अमेरिका में यहां पर आपको ध्यान देना है, एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है बहामास। क्या नाम है दोस्तों? बहामास नाम है। और यहां पर आप देखेंगे तो बरमूडा है, बरमूडा। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो प्यूर्टो रिको द्वीप, प्यूर्टो रिको द्वीप है। ठीक है, अब तीन यहां पर आपको मिल गए, बरमूडा मिल गया, बहामास मिल गया और प्यूर्टो रिको मिल गया। तीनों के बीच में एक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल पर ही जो है जहाज डूब जाते थे, जिसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बरमूडा ट्रायंगल कहा गया या बरमूडा त्रिकोण कहा गया। ठीक है, अब आप ही बताइए इसकी लोकेशन कहां पर है? तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर इसकी लोकेशन है। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो बरमूडा त्रिकोण अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में बरमूडा, बहामास तथा प्यूर्टो रिको देशों के बीच में स्थित है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा, इसमें देखिए उत्तरी अटलांटिक दिया है, दक्षिण अटलांटिक महासागर दिया है, उत्तरी प्रशांत महासागर दिया है, दक्षिण प्रशांत महासागर दिया है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इतने प्रश्नों के माध्यम से बहुत सी चीजों को आप सीखे होंगे। यहां पर मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने वाला हूं, आप सभी लोग इनको नोट कर लीजिए और जैसे नोट करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में उनको जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए पहला जो सवाल है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी लोग। किस महासागर, किस महासागर की संरचना, किस महासागर की संरचना त्रिभुज की भांति है? त्रिभुज की भांति है दोस्तों, ये क्वेश्चन का जवाब हमको दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, किस महासागर की संरचना, किस महासागर की संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की भांति है, एस अक्षर की भांति है। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा? देखिए महासागर तो आपने सुना, अब यहां से आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो इसका जवाब आपको देना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महासागर को, किस महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता है? रत्नाकर के नाम से जाना जाता है।
के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका भी जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में, किस महासागर में स्थित है, स्थित है? तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, किस महासागर की संरचना त्रिभुज की भांति है। दूसरा प्रश्न ये है, किस महासागर की संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की भांति है। तीसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़े आकार का सागर कौन सा है। चौथा है, किस महासागर को रत्नाकर के नाम से जानते हैं। और पांचवा सवाल आपके सामने है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों, ये रहा सेशन, कैसा लगा आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आज यहीं तक, और कल जैसे ही हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो इसके अगले प्रक्रिया पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं तक, जय हिंद।